नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में एक वेब सीरीज की है। जिस वेब सीरीज में उनके किरदार को न केवल सराहा गया है बल्कि उनके अभिनय और एक्टिंग की भी भरपूर तारीफ की गई है। एक तरफ जहां पूरा देश लॉकडाउन में जूझ रहा है, वहीं युवाओं और परिवार के लिए एक वेब सीरीज लेके आई है टीवीएस के बैनर तले। जिस वेब सीरीज में काम किया है एक्टर चंदन रॉय ने। चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। चंदन जी, कैसा रहा काम? पहले तो आप ये बताइए, आपको अगर अपने आप को खुद को आके एक टीवीएफ की जो वेब सीरीज हाल ही में आई है पंचायत, जी, इसमें अगर आपके कैरेक्टर की बात की जाए तो आपने खुद को कहाँ तक आका? एज एन एक्टर हमें लगता है ये कहीं कहीं कमी तो रह गई है। मैं और अच्छा कर सकता था। थोड़ा मतलब हमेशा पीस रहती है। जब भी मैं अपना काम देखता हूँ तो लगता है यार इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको और हम कुछ और इसको बेहतर कर सकते थे। तो एज एन एक्टर हमेशा ये एक कमी रह जाती है आपके मन में। और ये आंकना हम जो काम कर गए, ये तो मुझे कभी मतलब अपना काम मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ। तो ये रहता है मेरे मन में। और ये कैसा रहा नहीं रहा, मुझसे बेहतर तो आप लोग ही बता सकते हो। पंचायत वेब सीरीज जो आई है, हमने देखा है कि आजकल एक दौर चल रहा है कि अगर आपको अच्छी वेब सीरीज देखनी हो तो अमूमन उसमें प्रायोगिक किया जाता है कुछ अश्लीलता, कुछ फूहड़ता या अपशब्दों का इस्तेमाल। हालांकि आपकी वेब सीरीज में भी अपशब्दों का इस्तेमाल है, लेकिन वो उतना जितना आटे में नमक। ऐसे में वर्तमान जगत में आप वेब सीरीज के दायरे को भारतीय सिनेमा से संदर्भित करते हुए कहाँ देखते हैं? बहुत बढ़िया। ये आज के टाइम में ये सवाल बहुत प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि जब 90 के आसपास हिंदुस्तान में जब टेलीविजन आया तो बहुत धड़ल्ले से सीरियल बन रहे थे उस समय। तो एक चिंता होती थी बॉलीवुड में कि भाई अब सिनेमा आ गया है, तो सॉरी टेलीविजन आ गया है तो सिनेमा पर ये कहीं ना कहीं बट्टा लग जाएगा, थिएटर बंद हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सिनेमा भी खूब फला फूला, उसके बाद टीवी भी बहुत फला फूला। अब वही दौर आज आ गया है। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यार वेब सीरीज आ गया तो अब सिनेमा का क्या होगा, या फिर इसका भविष्य क्या है। कुछ लोगों का ये भी चिंता है कि वेब सीरीज अभी ठीक है, 3-4-5 साल के बाद इसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ जाएगी। तो मुझे ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। जिस तरह से सिनेमा के समानांतर टीवी चला जी, सिनेमा के समानांतर वेब सीरीज भी चलेगा और ये चलता ही रहेगा। इसका मुझे बिल्कुल ये अल्पायु नहीं लगता है, ये चिरायु नहीं लगता है। क्योंकि जब तक हम रहेंगे और जब तक हमारी ये भागती दौड़ती जिंदगी रहेगी, ये मीडियम चलता रहेगा। क्योंकि वेब सीरीज डिमांड है, आज के टाइम का डिमांड है। आप जब नोएडा से गुरुग्राम जाते हो मेट्रो से तो 2 घंटे का सफर है, रोज नहीं कटेगा। एक दूसरे को आप देख के रोज नहीं काटोगे। आपको चाहिए वेब सीरीज, चाहिए कुछ देखने के लिए चाहिए। तो ऐसे टाइम है, ऐसा एरा है कि हम वेब सीरीज को अल्पायु बिल्कुल नहीं कहेंगे। अब ये बिल्कुल चिरायु है और ये चलता रहेगा। सिनेमा भी चलेगा, ये भी चलेगा। चंदन जी, जैसे हम देखते हैं कि एक लाइन है जो हम लोग को बचपन से मैं ये कह रहा था आपने, अच्छा मैंने जो ये आंसर दिया, ये क्वेश्चन वही था ना, या फिर आंसर दिया? नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। चंदन जी, सवाल ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोगों को बचपन से एक लाइन रटाई जाती है कि भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है। वर्तमान में अगर हम जोड़ें तो भारत युवाओं का देश है। युवाओं के पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होती है और हमने हाल ही के पिछले 3-4 सालों में देखा है कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनमें एक चढ़ाव आया है। ये एक हायरकी प्रोसेस में आगे बढ़े हैं। इनका सैचुरेशन पॉइंट अभी तक नहीं आया है। ऐसे में इन प्लेटफॉर्म्स के लिए, क्योंकि इनको देखने वाले दर्शक वही होते हैं जो सिनेमा भी देखते हैं,
ऐसे में इन प्लेटफॉर्म्स के लिए कहानी कितना मैटर करती है? बिल्कुल। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाइम है, सबसे बड़ा चीज बूम किया है, और ये इंटरनेट पिछले कई 2-3 सालों में खासकर हम शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट डाटा कंजप्शन वाला कंट्री है जी और इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत में यंगस्टर बहुत ज्यादा है। जी तो अभी क्या है ना कि हम लोग जब देश आजाद हुआ था तो उस समय बहुत सारे उस समय भी फिल्में बनती थी जो हमारी समस्याओं को लेकर नहीं बनती थी, बट बहुत खूबसूरत हुआ, आज के हिसाब से बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। लेकिन उस समय जो जमींदारी प्रथा थी या फिर जो बंधुआ मजदूर थे या फिर जो खेत से संबंधित चीजें होती थी, मजदूर से संबंधित जो चीजें होती थी, कल कारखाने या फिर, तो वो चीजें दिखती थी। अब वो एरा खत्म हो गया, फिर कुछ और एरा आया, फिर खूब मोहब्बत प्यार की बातें हुई 90s में। तो अब वो ठीक है, हम लोग देख चुके हैं, वो सब हो चुका। अब क्या है ना कि हमें वैसी कहानी भी चाहिए जो हमारे आसपास या फिर जो हमने जिया है, जो हमने फील किया है, जो रहे कि अपनापन दिखे। ऐसा नहीं हो कि घर की बहू रानी सो के उठे और वो लिपस्टिक और वो पूरा सज धज के सो के उठ रही है, ऐसा नहीं। सो के उठी है तो वो ऐसा लगे कि मैंने इस चेहरे को अपने आसपास में देखा है। गांव का कोई बंदा है तो वो हमेशा मतलब टिपिकल टाइप का मुंबईया टाइप का लड़का ही नहीं होगा वो। हाँ जी, वो हमें आसपास के कैरेक्टर चाहिए। तो मुझे लगता है कहानी अब जो पब्लिक चाह रही है, ठीक है, एक तरफ आपने बहुत अच्छा सुपर हीरो वगैरह सब कुछ दिखा दिया, ठीक है, लेकिन बाबा हमें वो चीज भी हम देखना चाहते हैं जो मैंने जिया है। बिल्कुल, 90 के दशक में जिया है या फिर 2000 के आसपास में जिया है, तो हमें वो चाहिए। या फिर जो चीजें छूट गई हैं, जिस तरह से एक लेखक को कलम का प्रहरी कहा जाता है, जब आप तो उसी तरह से एक यही चीज प्रहरी जो है वो एक फिल्म मेकर भी होता है जी समाज में। वो चीजें जो कहीं हाशिए पे रह गई हो या पीछे हो या फिर वो धुंधली पड़ गई हो, तो आप थोड़े से ब्रश मारो उसमें और उसको लेके आओ। और इसका ताजा उदाहरण मेरे ध्यान में जो आ रहा है वो है पंचायत। आज तक मैंने जो गांव का देखा है वो मतलब ठीक है, लेकिन वो गांव मुझे सही से ढंग से दिखता नहीं था। वो गांव उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रामा होता था, वो फिल्मी गांव होता। जी बिल्कुल सही बात है। हम इसकी तारीफ नहीं कर रहा, हम्म बल्कि जब मैं एक ऑडियंस के हिसाब से भी देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा शो है, ये बहुत, इसमें कहीं कोई ड्रामा नहीं है। गांव में होता है, आप जैसे ही मतलब आप अगर आप गांव से वास्ता रखते होंगे जी तो न्यू ईयर पे ग्रीटिंग्स कार्ड की वजह हम लॉकी दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है। भाई एक लोग, हाँ भाई ये जैसे मुबारक। हाँ जी हाँ जी। आज भी होली होता है तो एक घर में पुआ बनता है तो दूसरे तीसरे चौथे घर तक पहुंच जाता है जी है? बिल्कुल। तो हम क्यों ना इस चीज को भी लाया जाए, क्यों ना हम पेठे पे बातचीत करें। क्यों हम हमेशा गोलियां चल रही हैं और लहू लुहान हो गया, कितना हिंसा भर हो गया। ठीक है, कल मुझे ये भी मिलेगा तो मैं वो भी करूंगा अपने ऑडियंस के लिए, उसको एंटरटेन करने के लिए। लेकिन अभी के टाइम में, हालांकि आंसर थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ। तो अभी के टाइम में क्या है कि हर तरह की कहानी का स्कोप है, जिंदा है, ऐसा नहीं है कोई भी खराब नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पब्लिक हर किसी को देख रही है, हर किसी को जज कर रही है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, जो चीजें अच्छी हैं, जो चीजें सिंपल है, जो चीजें प्यारी है, वो पसंद की जाएंगी, की भी जा रही है। चंदन जी, क्योंकि आप खुद भी पत्रकारिता के छात्र रहे हैं, आपने पत्रकारिता के सर्वोच्च जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई की है। हाँ जी। ऐसे में पत्रकारिता से ये फिल्मी जगत और इस सिनेमा जगत में जाने कीड़ा कहाँ से चला? तो क्या बात, बहुत खूबसूरत सवाल। तो ये जो IIMC जाना, ये भी मेरे प्लान का एक हिस्सा था। जी। मैं मतलब 8, 9, 10 में था, उसी समय मुझे पता था कि IIMC है
मुझे वहां जाना है, आईएमसी से पहले मुझे ग्रेजुएशन करना है, तो क्यों नहीं ये भी मास कॉम में किया जाए। और ये सब क्यों किया जाए, क्योंकि उस समय मैं बच्चा था तो मेरे दिमाग में ये चीज आ गई थी कि यार ये इंडस्ट्री बड़ी, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू सुने थे बड़े बड़े कलाकारों के, तो उन लोगों ने ये कहा था कि भैया जो इंडस्ट्री है बहुत इसमें मशक्कत, बहुत समस्याएं आ सकती हैं, बहुत सारे असफलताएं होती हैं। तो मैंने प्लान बी मास कॉम को पकड़ा कि भाई अगर कुछ ना होता है तो मैं मास कॉम से अपनी दाल रोटी चला दूंगा। तो फिर इसीलिए मैं बीएमसी किया बैचलर, और फिर उसके बाद आईआईएमसी चला गया। और क्योंकि मुझे मुंबई जाना था, मुझे एक नौकरी चाहिए थी, इसलिए वहाँ पे दैनिक जागरण में नौकरी हो गई, और फिर दैनिक जागरण में पैसे कमाए, और फिर मुंबई चला गया। एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई में मतलब दिल्ली में 2.5 साल जॉब किया था, साथ ही सब कुछ थिएटर वगैरह भी चल रहा था। लेकिन एक दिन सब कुछ रची बस की जिंदगी मेरी, मैं सब कुछ खत्म करके मुंबई चला गया। और ये सब प्लान का हिस्सा था। चलन जी, क्या होता है अक्सर कि जैसे लोगों में एक खास तौर पे युवाओं में एक कमी देखी जाती है कि युवाओं बुलंदियों को तो देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे के जो संघर्ष और प्रयत्न और प्रयास होते हैं ना, उनकी जो चमक है वो उन बुलंदियों के सामने फीकी सी पड़ जाती है। लेकिन कहते हैं कि हर किसी का अपना एक संघर्ष होता है, हर किसी की अपनी एक कहानी होती है। तो वो क्या घटना थी जिसकी वजह से आपको वहां मुंबई जाना पड़ा? किसने प्रेरित किया, या फिर आपका खुद ही मन था कि नहीं अब जर्नलिज्म कर लिया, जर्नलिज्म से मन भर गया, अब सिनेमा में जाते हैं? क्योंकि आप भी जानते हैं सिनेमा में प्रेशर तो छोड़िए, जो स्टार कास्ट के बच्चे हैं जी, उनके लिए खुद पांव पसारना सबसे कठिन काम है। ऐसे में जी। एक पत्रकारिता का छात्र जो पत्रकारिता पूरी करके दैनिक जागरण में नौकरी करती हुई छोड़कर, चलती हुई नौकरी छोड़कर मुंबई जाने का मन बनाता है, तो वो क्या उसके पीछे कारण था? देखो, मुझे ये जो मेरे अंदर, मुझे लगता है कि ये बचपन में थॉट था। मुझे हमेशा ये लगता था, अच्छा मैं ये आंसर बहुत गलत दे रहा हूँ, बट मेरे मन में ये चीज था और अभी भी है। मुझे लगता है कि सब इन बातों, अभी जो आंसर दूंगा इससे आप लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना आम जिंदगी, मतलब मैं अगर मर जाऊं तो मेरी ऐसी मृत्यु ना हो मतलब 10 लोग भी ना मेरे बारे में जान पाए। मतलब एक ऐसी जिंदगी हो जिससे बहुत सारे लोग मुझसे सरोकार रखते हो, बहुत सारे लोग मुझे जानते हो। मैं बिल्कुल आम जिंदगी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे दादा बड़े सोशल आदमी थे, और ये हमेशा घर में नहीं रहते थे। सब लोग इनको कभी इधर पंचायती समझते हैं, पंचायती राज, तो उसी तरह से मेरा, तो ये हमेशा कहीं भी विवाद हो गया, कहीं किसी को शादी में विवाद हो गई, श्राद्ध में विवाद हो गया, तो दादा जाते थे, फैसला करके आते थे। तो उनका उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित था। तो मुझे ये लगता था कि यार जिंदगी में ऐसा ना हो कि मैं अभी एक, क्योंकि मेरे बाबूजी बिहार पुलिस में है, घर के कई सारे लोग इंडियन आर्मी में हैं, तो या फिर प्रोफेसर में है, तो मैं यही सोचता था कि यार जैसे मेरे पिताजी ने बिहार पुलिस की नौकरी की, फिर मैं भी बिहार पुलिस में जाता हूँ, मेरे बच्चे होंगे, फिर वो भी जिस पढ़ रहा हूँ वहाँ पढ़ेंगे, और वो भी मेरी तरह किल्लत में रहेंगे, छोटी छोटी जरूरत के सामान के लिए। तो मैं इस अपनी पीढ़ी को बदलना चाहता था। मैं वो चीज नहीं चाहता था जो, जब मैं मेरे दादाजी या अपने पापा से बातचीत नहीं होती है, तो मैं अपने दादाजी को हमेशा बोलता था, दादा आपने पटना में जमीन क्यों नहीं ले लिया, आप राजा क्यों नहीं हो गए, आप बहुत पैसा कमा रहे थे, तो आज हम लोग सुख चैन से रहते। तो मैं ऐसा चाहता था कि जो मेरे बच्चे हों, मेरे जो पोता पोती हो, कल वो मुझे ये न कहे कि यार दादा आपने क्यों नहीं किया। मैं उनके शिकायत से बचने के लिए चाहता था कि मैं इस जनरेशन को बदलूं, और मैं आम जिंदगी ना, मतलब मुझे जिंदगी नहीं है, मुझे जीवन में कुछ करना है। इसीलिए जो मेरे अंदर चीजें थी मैंने उसको निखारा, ठीक किया। पढ़ाई में कमजोर था, ठीक है कोई बात नहीं, खेल कूद में भी उतना मन नहीं लगता, लेकिन फिल्म में मुझे बहुत आकर्षित करती थी। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? फिर जैसे युवा जो होते हैं, जो इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन लोग डरते हैं कि यहाँ पे असफल हो गए तो क्या होगा, स्ट्रगलर, यहाँ पे एक टैग मिलता है कि क्या है, स्ट्रगलर है, लोग इस डर से नहीं आगे बढ़ पाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे?
वो डरते हैं तो ये डर बुरी बात नहीं है। कई बार डर ना आपको बेहतर करने की प्रेरित करता है। डर को मेहनत से अपनी लगन से खत्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो कई बार मुझे लगता है कि डरना भी जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप खुद को ही आप कई बार घातक बना देते हो। डर है, अब आप ये सोचो कि डर किस चीज के लिए है। क्या सही में वो चीज आपके पास नहीं है या है? अगर है तो फिर डरने की बात नहीं है। अगर नहीं है तो हमें उसको दुरुस्त करनी है, उसको ठीक करना है, हमें उस पर काम करना है ना। तो अगर जो लोग मुंबई जाना चाहते हैं, इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा देखे, अपने ऊपर देखे, क्या है, कुछ है आपके अंदर वो चीज है जिसको आप बेच के पूरी जिंदगी खा सकते हो। क्या अगर कोई आपको मतलब किसी कैरेक्टर में चुनेंगे, क्या मतलब कुछ तो है ना, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए आपके अंदर जो जिसको आप भंजा सको, मार्केट में लोग आपको उस पर नोटिस कर सके। तो वो खुद से एक बार देखें, न कि दूसरे कहने पे नहीं यार तू तो बड़ा अच्छा दिख रहा, तेरे पास बॉल चाहिए, नहीं, वो सब बेकार की बातें हैं। सबसे बेहतर है आपके अंदर एक जो इंसान बैठा है उससे बातें करो, उससे पूछो कि हाँ भाई सही में ये नहीं कि मुझे बैंड स्टैंड में घर लेना है, मुझे फलाने हीरोइन से शादी करनी है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, इसके लिए ही मैं मुंबई जा रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं यार, ऐसा बिल्कुल कोई युवा न सोचे। अभी जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ हजारी रोड, तो वहाँ सभी जितने भी युवा जो लोग मिलते हैं सिर्फ अंडा खा के, लोहा उठा के, बॉडी बना के, और उनके मन में सिर्फ यही होता है कि मैं यहाँ स्टार बनने आया हूँ। भगवान के सब लोग स्टार बने, लेकिन यार उन स्टार बनने के चक्कर में आप जो 3-4 घंटे रोज जिम में लगा देते हो, इससे होता क्या है कि आप अपने क्राफ्ट पे काम नहीं कर पाते। तो चाहिए कि आप अपने क्राफ्ट पे काम करो। कल अगर आपको किसी भी तरह का कैरेक्टर मिले तो क्या करोगे? बिल्कुल लोहा उठाते तो लोहा तो नहीं उठाने लोगे। वो बॉडी बिल्डिंग वाला टाइम अब जा चुका है। अब आप देखिए नवाब भाई, इरफान भाई को देखिए, इन लोगों ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। इनकी एक्टिंग की देशों में नहीं विदेशों में चर्चाएं हो रही हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना देखो अपने अंदर क्या है ना। सिर्फ वो ग्लैमर को देख के या फिर नहीं यार मेरे को ये चीज मतलब बहुत बढ़िया यार, अच्छा था, मेरे 10 लोग जानेंगे, नाम होगा, नहीं। चंदन अगर आप एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। वो सवाल ये है कि चूंकि अब आपकी सीरीज की बात कर लेते हैं, तो जो वेब सीरीज में आपका किरदार है और जो जितेंद्र जी ने जो किरदार निभाया है पंचायत सचिव का, आपने पंचायत सचिव सहायक का किरदार निभाया है, तो सवाल ये आता है कि पंचायत में कहानी दिखाई गई है कि महिला जो है वो निर्वाचित होती है और पुरुष जो है प्रधानपति, वो उनका काम पूरा एक तरह से मतलब असंवैधानिक रूप से भी पद का उपयोग कर रहे होते हैं। ऐसे में महिला और पुरुष में क्या संतुलन आप मानते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे चीजें बदल तो रही हैं, लेकिन इसका बदलने का रफ्तार बहुत धीमा है। गाँव में कहाँ परिवर्तन हो रहा है? आप भी जानते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि पे, मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि। हाँ जी। लेकिन मुझे थोड़ा तो जरूर बदल रहा है। जिस तरह शिक्षा गांव में आ रहा है, तो थोड़ी महिलाएं या हमारे घर की जो बेटी है, बहन है, वो लोग थोड़ी हल्का सही लेकिन मुखर हो रही है। ये पूरा मैं दे रहा हूँ इसका श्रेय शिक्षा का। तो अगर शिक्षा आता है तो ये लोग मुखर होंगे, लेकिन अभी भी बहुत जरूरत। अभी तो मतलब कई बार तो उन लड़कियों से रिलेटेड, इन महिलाओं से रिलेटेड पूरा का पूरा फैसला, उनकी जिंदगी का फैसला तक चंद लोग जो दरवाजे पर बैठ के ले लेते हैं कि उनको किनके साथ कोई जिंदगी बितानी है या फिर उनका भविष्य क्या होगा, चंद पुरुष डिसाइड कर लेते हैं। उनका थोड़ा सा भी नहीं सुना जाता। या फिर हम अगर जैसे अभी भी देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो कई बार क्या होता है कि महिलाओं को सिर्फ इसलिए खड़ा कर दिया जाता है क्योंकि वो महिला सीट घोषित हो गया है, लेकिन इसके पीछे उसके पति या फिर उनको चलाने वाले जो कुछ ताकतवर लोग होते हैं वो होते हैं, और उनके इशारे पे बस एक रबर स्टाम्प होती हैं वो महिलाएं। तो ये तो वाकई बहुत दुखद है, लेकिन सरकार ने ये सब चीजें लाई हैं, ठीक है। जिस तरह से मंजू देवी एक बार बोली कि नहीं झंडा तो मैं फहराऊंगी उन्होंने राष्ट्रगान भी याद करने की पूरी कोशिश की। बिल्कुल कोशिश की और काफी हद तक सफल भी हुए इसमें। हाँ जी, तो ठीक है।
आप कब तक झंडा फहराओगे? एक ना एक दिन हर घर की मंजू देवी बोलेगी कि भैया मेरे को आज झंडा फहराना है, मैं हूँ प्रधान, है ना? बिल्कुल। उन्हें अपने अधिकार का भान होगा और वो आएंगे, वो आंगन के पार जरूर आएंगे, ठीक है। लेकिन ये रफ्तार थोड़ा धीमा है और जिस तरह शिक्षा आ रहा है धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा, हमें आशावादी होना चाहिए। तो शुक्रिया चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे चंदन रॉय, जिनकी हाल ही में वेब सीरीज आई है। अगर आपने पंचायत वेब सीरीज अब तक देखी नहीं है तो अमेजॉन प्राइम पर देखिए आप जाकर, और अमेजॉन प्राइम के अलावा आप टीवीएस प्ले पर भी जाकर इनकी वेब सीरीज देख सकते हैं। बाकी देश दुनिया की तमाम ताजा खबरों के आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे पॉडकास्ट को जरूर सुने। धन्यवाद।